नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण घटना है। घटना यह है कि शी जिनपिंग और पुतिन ने भारत को बधाई दी है। किस बात की बधाई दी है? मैंने लिखा है कि भारत एससीओ का अध्यक्ष बन गया है। अब भारत एससीओ का अध्यक्ष बना है, इसकी बधाई के मायने क्या हैं? मायने ये हैं कि जब भारत की प्रेसिडेंसी में अगले वर्ष सितंबर 2023 में भारत में एससीओ का जो शिखर सम्मेलन आयोजित करवाया जाएगा, उसमें ये लोग आएंगे। मतलब ये नहीं होगा कि भारत में है तो हम नहीं आ रहे हैं, उस टाइप से कुछ भी नहीं होने वाला है। पहली लाइन तो यहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 15 और 16 सितंबर के दिन उज्बेकिस्तान के भीतर समरकंद नामक स्थान पर 8 देशों के संगठन एससीओ का एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। यह सालाना होने वाली बैठक है। उस बैठक के अंदर भारत समेत पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये 4 देश एक बार साइड में हटाइए, इसके अलावा 4 सेंट्रल एशियन देश, किसको हटा करके? तुर्कमेनिस्तान को हटाकर बाकी चारों सेंट्रल एशियन देश इसमें शामिल थे। जब ये सब शामिल थे तो निश्चित ही इस प्रकार की मीटिंग्स में महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जो बातचीत हुई वो मायने रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिन जिन नेताओं से बातचीत की गई वो सारे मैं आज के सेशन में साझा करूंगा। भारत ने इस मीटिंग में अपना पक्ष किस प्रकार रखा वो भी मैं बताऊंगा। क्या यूक्रेन मुद्दे को लेकर कोई बातचीत हुई या नहीं, इसके बारे में भी आज के सेशन में चर्चा करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि भारत ने किस प्रकार वहां पब्लिकली ये बात कही कि भारत दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, और इतना ही नहीं, हम आने वाले समय के अंदर मिलेट्स को लेकर के भी एससीओ नेशंस के साथ में काम करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आज के सेशन को, जिसमें महत्वपूर्ण विषय जो कवर होने हैं उसमें एससीओ से रिलेटेड तो है ही, इसके अलावा भारत की प्रेसिडेंसी से क्या फर्क पड़ेगा, भारत ने इस मीटिंग में क्या क्या बातचीत की, वो सारी बातें साझा की जाएंगी। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और यहां पर न्यूज देखना शुरू करिए। शी जिनपिंग पुतिन कांग्रेचुलेट इंडिया ऑन एससीओ प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर, एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट, और कहा कि हम आपके साथ पूरी तरह से हैं। आप ये मीडिया के द्वारा कवर की गई खबर को देख सकते हैं। अच्छा, एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी, उसकी बैठक इस साल समरकंद में हो रही थी। 15 और 16 सितंबर के दिन ये बैठक रखी गई थी। भारत के प्रधानमंत्री 15 सितंबर के दिन यहां पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें उनके द्वारा साझा की गई और कहा कि भाई हम यहां पर पहुंच चुके हैं। और यहां पहुंचने के बाद इस मीटिंग में जो 8 देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें सबके सामने निकल कर आई। चूंकि एससीओ के अंदर 8 देश शामिल हैं तो उनकी जो अध्यक्षता है वो भी 8 देशों के पास हर साल चेंज होती रहती है। अभी हम उज्बेकिस्तान के पास थे, अब हम इंडिया के पास आ गए हैं। यानी कि इस साल एससीओ से रिलेटेड जो भी बातचीत होंगी वो भारत की ही अध्यक्षता में होंगी, या यूं कहिए कि अब एससीओ का जो एक प्रकार से सम्मेलन है वो भारत में आयोजित होगा, तो उसके संबंध में जितनी भी बातें होंगी वो भारत ही लीड करेगा। यही कारण है कि भारत को इसके लिए बधाई दी गई। आपको मालूम होना चाहिए अगले वर्ष इस सम्मेलन का 23वां एडिशन होने जा रहा है। वर्ष 2001 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके 23 वर्ष अगले साल जब होंगे तब भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ आप शी जिनपिंग को यहां पर बधाई देते हुए देख सकते हैं। अभी तक किन किन देशों के पास में इसकी प्रेसिडेंसी गई है वो आप देख सकते हैं। चूंकि भारत 2017 में इसका मेंबर बना है, तो ऐसी स्थिति में 2017 के बाद से लेकर के भारत में यह पहली बार होगा कि जब किसी प्रकार के एससीओ संगठन की अध्यक्षता की जाएगी। एससीओ की प्रेसिडेंसी भारत के लिए बहुत मायने रखती है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का महत्व उजागर होता है। दुनिया को यह पता चलता है कि भारत के साथ क्या संभावनाएं हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए किस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, शुरुआत में इन 5 देशों ने मिलकर शंघाई 5 के नाम से इस संगठन का निर्माण किया था, जिसका उद्देश्य था कि म्यूचुअल सिक्योरिटी की जाएगी, एक दूसरे के साथ में जितने भी बायलैटरल ट्रेड्स के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। इन मुद्दों के साथ में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में यहां पर 4 ऑब्जर्वर नेशन हैं। 4 ऑब्जर्वर नेशन में अफगानिस्तान शामिल है, बेलारूस शामिल है, ईरान शामिल है और मंगोलिया शामिल है। इसमें से ईरान जो है वो लगातार इसके सदस्य बनने की गतिविधियां कर रहा है। डायलॉग पार्टनर्स के अंदर इस बार अर्मेनिया और अजरबैजान शामिल हुए। ये वही अर्मेनिया अजरबैजान है जिसके ऊपर आज मैं सेशन करूंगा दिन में
जिन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है लेकिन दुनिया का ध्यान नहीं जा रहा है, इसके बारे में भी आज हम सेशन करने वाले हैं। कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की भी इसके अंदर शामिल हुए एज ए डायलॉग पार्टनर। डायलॉग पार्टनर का मतलब बातचीत के लिए इनको यहां पर बुलाया गया। बात की जाए एससीओ देशों की कि क्या खासियत है इनके पास, तो दुनिया की 1/4 जीडीपी इन 8 देशों के पास है। साथ में इतना ही नहीं, दुनिया का 1/3 जो लैंड है वो भी इन देशों के पास है, और साथ साथ 40% दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो इन 8 देशों में निवास करती है। एससीओ का जो मेजर फोकस एरिया है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है वो है रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल एक्सट्रीमिज्म, आतंकवाद जैसे मुद्दों को निपटाना, फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म यानी कि आतंकवाद जो है उससे लड़ने की तैयारी करना, एथनिक सेपरेटिज्म यानी जितने भी प्रकार से एथनिक ग्रुप्स रहते हैं उनकी इंडिविजुअल पहचान को मेंटेन रखना, रीजनल डेवलपमेंट यानी कि क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। आप देख सकते हैं कि भारत समेत दुनिया के जितने भी राष्ट्र नेता यहां उपस्थित हुए उनको स्टेज पर एक तस्वीर में इस प्रकार से दिखाया गया है। भारत एससीओ के साथ क्यों जुड़ा? क्योंकि इसके पीछे का बड़ा कारण था क्योंकि एससीओ में रूस शामिल था और भारत रूस के साथ मजबूत संबंध रखना चाहता है। इसके साथ साथ जो जैसा कि आप सभी को मालूम है 2017 में जब भारत को प्रेसिडेंसी दी गई, भारत को शामिल किया गया, उसी साल पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। इस वजह से भारत चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस संगठन में पाकिस्तान तो शामिल हो जाए और भारत रह जाए। उस परिस्थिति को मेंटेन करने के लिए, चीन के दबदबे को मतलब एक तरह से लगाम लगाने के लिए और पाकिस्तान के साथ में इंटरनेशनली दबाव बनाए रखने के लिए इस संगठन का महत्व भारत के लिए बहुत ज्यादा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनसे ऊपर होनी चाहिए वो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कि लैंडलॉक नेशंस हैं, उनके साथ में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। आप सभी को मालूम होना चाहिए सेंट्रल एशियन देशों से कनेक्टिविटी के लिए ही भारत ने ईरान के माध्यम से चाबहार पोर्ट से होते हुए, अफगानिस्तान के गारलैंड हाईवे से होते हुए रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कवायद शुरू की थी। इसी की वजह से हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ताकि व्यापार कर पाएं, उस अनएक्सप्लोर्ड एरिया में हम अपनी रीच बना पाएं, इसको ध्यान में रख करके हमने ये सारे कार्यक्रम किए थे। ठीक है, अब सवाल बनता है कि भारत इस एससीओ समिट में क्या बोला, भारत ने किस प्रकार से अपनी बातें रखी। भारत ने यहां पर प्रमुख रूप से 3 बातें रखी। पहला, 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स होगा, मोटा अनाज होगा। जैसा आप सभी को मालूम है भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़ा हिस्सा पर्याप्त मात्रा के अंदर बारिश नहीं पाता है, लेकिन बिना बारिश के भी वहां अनाज पैदा होता है। जैसे भारत के अंदर ही अगर हम बात करें तो विशेष रूप से राजस्थान जैसी जगह पर जहां बाजरा, रागी, ज्वार ये वो फसलें हैं जो कि बहुत कम पानी के साथ उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन कमर्शलाइजेशन के चलते हुए, लोगों को धन के लाभ के चलते हुए गेहूं और चावल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। आज जिस प्रकार से भोजन का संकट उत्पन्न हुआ, ये पहले उत्पन्न नहीं हुआ करता था। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अब लोगों की नजर में केवल 2 ही प्रकार के भोजन रह गए हैं। उनमें से एक भोजन का जो नाम है वो है गेहूं और एक भोजन है चावल। गेहूं और चावल जो है यही 2 विकल्प दुनिया में इस समय उपस्थित हैं। चूंकि दुनिया को उपलब्ध ही ये 2 कराए गए हैं। अगर माहौल को देखते हुए, एनवायरमेंट को देखते हुए, क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए यदि देश अपने द्वारा इस प्रकार का प्रोडक्शन करने लग जाएं, कौन सा प्रोडक्शन? ऐसे पदार्थों का प्रोडक्शन करने लग जाएं जो कि कम पानी के साथ और एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी उपलब्ध हो सके, तो निश्चित ही दुनिया में खाद्यान्न का संकट दूर किया जा सकता है। यही कारण है कि 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स रखा गया। एससीओ देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, जैसा मैंने आपसे कहा, वो करा। और भारत ने कहा कि हम अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब का मतलब यह है कि भारत जिस प्रकार से इन दिनों अपने द्वारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च किया हुआ है, आपको मालूम होगा आज एप्पल भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंपनीज, यानी कि ऐसी कंपनीज जो माल को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, उन्हें भारत में आमंत्रित किया गया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के माध्यम से या फिर कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को अपनी तरफ आमंत्रित कर रहा है। भारत ने अपने द्वारा यह जानकारी देते हुए यह बात कही कि हम दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर आ रहे हैं। भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। आपको मालूम होगा वंस अपॉन ए टाइम देश के अंदर स्टार्टअप इंडिया कैंपेन शुरू किया गया था। उस स्टार्टअप इंडिया कैंपेन का प्रभाव क्या निकला वो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यहां पर सबके सामने रखा कि भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप हैं और इनमें से 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिनके पास में जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज्यादा की है।
$1 बिलियन से ज्यादा की है, और ये पुरानी कंपनीज नहीं है भाई। देश के लिए जब हम नाम गिनते हैं तो अंबानी, अडानी या फिर टाटा, बिरला, इन्हीं के नाम गिने जाते थे, लेकिन आज देश के अंदर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर निकल चुकी है। भारत ने कहा कि हमने जिस प्रकार से काम किया स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का, वो एक्सपीरियंस हम दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। इंडिया दुनिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन के रूप में निकल कर आया है, और हम अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ साझा कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ऊपर की तरफ निकल कर आए। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस बात को सामने रखा गया कि इंडिया विल नॉन एज, मतलब ये जो मिलेट्स जो हैं दे विल कंसीडर एज ए सुपर फूड। सुपर फूड का अर्थ ये हुआ कि ये मिलेट्स को प्रमोट किया जाएगा। इस बार यूएन के अंदर भी इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि किस प्रकार से लोगों को अपना पैटर्न जो है ना, मतलब जो ईटिंग पैटर्न है उसके ऊपर फोकस किया जाए कि वो ऐसे पदार्थों को भी भोजन में उपयोग लें जिससे भविष्य में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न ना हो। तो भारत ने अपना उद्देश्य ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाए जाने की बात भी यहां पर रखी। भारत ने इतना ही नहीं, यह भी कहा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में अगर आप चलते हैं तो इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए सबसे किफायती देशों में कंसीडर किया जाता है। आप में से कुछ लोग पूछेंगे ये मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। मेडिकल टूरिज्म का अर्थ हुआ कि जांच के लिए, इलाज के लिए लोग भारत आ रहे हैं, और भारत में जब आ रहे हैं तो WHO ने भारत के साथ मिलकर के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गुजरात में लॉन्च किया। यह देश के द्वारा उपलब्धि है जो भारत ने अपने द्वारा SCO में साझा की। भारत ने यह भी कहा कि SCO के जो देश हैं वो क्यों ना आपस में मिलकर के अपने अपने देश की जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसे एक दूसरे के साथ साझा करें, ताकि एक प्रकार का अपलिफ्टमेंट हो। ये वो घटना है जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने, जिसका SCO में जिक्र किया कि हमने ग्लोबल, मतलब एक सेंटर बनाया ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए WHO के साथ मिलकर के। प्रधानमंत्री ने यहां के बाद में किन किन लोगों से मुलाकात की, किन विषयों पर बातचीत हुई, अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने यहां पर तुर्की के राष्ट्रपति, टर्किश राष्ट्रपति, तुर्की के राष्ट्रपति रसप अर्दगन से बातचीत की। रसप अर्दगन से जो बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की बातचीत हुई उसकी तस्वीरें भी साझा की गई। तस्वीरों में यह पता चल रहा है कि इन दोनों ने बैठकर अपने जो मामले हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्की का जो स्टेटमेंट है इंडिया के लिए वो हमेशा कश्मीर विरोधी रहा है, यानी कश्मीर के मसले पर वो पाकिस्तान का ज्यादा समर्थक रहा है। ऐसी स्थिति में भारत और अर्दगन, इन दोनों के बीच की जो मुलाकात है ये निश्चित ही मायने रखती है, क्योंकि इस समय दुनिया जो है वो कूटनीति से चलती है, युद्ध नीति से नहीं चलती है। ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा कि आप लोग युद्ध कर रहे हैं लेकिन लोकतंत्र कभी भी युद्ध से नहीं चलता है। आप ये मीटिंग के अंदर मिनट्स नोट करते हुए हमारे देश के प्रमुख लोगों को भी आप यहां पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री की जो राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात हुई उसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, उज्बेकिस्तान जो कि इस पूरी घटना का सेंट्रल था उसके साथ मुलाकात, और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के साथ मुलाकात। ये बहुत मुलाकात मायने रखती है क्योंकि यहां पर तेल संबंधी बातें भी की जाने की पूरी संभावना थी। साथियों, यहां पर कुछ तस्वीरें और साझा की गई जिसमें कि उज्बेकिस्तान के साथ बातचीत की भी तस्वीरें यहां पर सामने निकल कर आई, और सबने एक तरह से यूनानिमसली यह स्वीकार किया कि अफगानिस्तान को दुनिया के लिए एक प्रकार से आतंकवाद के रूप में उपयोग में नहीं होने दिया जाएगा। उज्बेकिस्तान जो कि अफगानिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, इसलिए यह बात मायने रखती है। प्रधानमंत्री की मुलाकात पुतिन से हुई, और पुतिन से जो मुलाकात हुई उसमें भारत के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। ग्लोबल पीस के लिए भारत का यह स्टेटमेंट विशेष रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड को भी यह दिखाने के लिए कामयाब रहा, जहां दुनिया एक तरफ यह मानती थी कि रशिया के सामने भारत जाकर रशिया की प्रशंसा करेगा, भारत ने वहां पर अपना न्यूट्रल स्टेटमेंट करार रखा, कामयाब रखा। और तो और अमेरिका समेत दुनिया के जितने भी देश ये मानते थे कि भारत रूस के नजदीक इसलिए है क्योंकि इसे कोई लालच है और इस वजह से ये हमेशा उसके साथ बैठता है, भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने साफ साफ पुतिन से उस समय, जबकि युद्ध के 7 महीने पूरे हो चुके हैं यूक्रेन वॉर के, उस समय यह कहा कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये वॉर का समय नहीं है। दुनिया के अंदर जितने भी प्रकार के संकट हैं उन सब से मिलने के लिए हम लोग मिलकर के कूटनीति के ऊपर बढ़ावा दे सकते हैं। ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस, इन सब चीजों को लेकर के आपस में बातचीत की गई। प्रधानमंत्री और इनके बीच की बातचीत में सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई कि आज की दुनिया, खासकर जो विकासशील देश हैं, उनके सामने फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी और उर्वरक जैसी बड़ी समस्याएं हैं। आपको मालूम होना चाहिए
फूड सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन और रशिया वॉर बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि दुनिया के लिए अनाज का कटोरा यूक्रेन है जिसके ऊपर फूड सिक्योरिटी का जिम्मा था। इसके साथ साथ अगर फ्यूल सिक्योरिटी की बात करें तो जब से रशिया के द्वारा या रशिया पर सैंक्शंस लगे, दुनिया में फ्यूल का क्राइसिस आ गया। और फर्टिलाइजर की बात मैंने आपको कई बार बताई है। तो इस समय पर पुतिन द्वारा जो भारत से कहा गया वो ये है कि आप चिंता ना करें, आपकी फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो हम दूर करेंगे। यानी कि एक प्रकार से भारत को यहां से फर्टिलाइजर की उपलब्धि मिलने वाली है। मोदी जी के द्वारा यह भी कहा गया कि मैं आपका और यूक्रेन का आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, यह बहुत मुश्किल होता है आप उस व्यक्ति के साथ बैठ करके यह बात रख पाना कि आपका अपना स्टैंड क्या है। भारत ने अपना स्टैंड जितना मीडिया के सामने हमेशा रखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा, वो पुतिन के सामने रखा कि हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, हम कूटनीति के समर्थक हैं। इस बारे में बोलना यह अपने आप में भारत की एक दृढ़ता या कूटनीतिक जीत को दर्शाता है, जिसमें यह कहा गया कि हम यूक्रेन का भी आभार व्यक्त करते हैं। जब हमारे हजारों छात्र वहां फंसे थे तो आप लोगों ने मिलकर के उनको बाहर निकालने के अंदर मदद की थी। हम कई दशकों से एक दूसरे के साथ रहे हैं, इसलिए भारत जो है वो आपके साथ धन्यवाद करता है। यूक्रेन पर अब पुतिन के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो मायने रखता है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ प्रकार की खबरें ऐसी निकल कर आती हैं जिसमें यह लगता है कि भारत हमेशा पुतिन के ही साथ जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है। पुतिन ने खुद ने यह स्वीकार किया कि यूक्रेन पर आपकी चिंताओं से हम वाकिफ हैं, हमें पता है कि आप यूक्रेन को लेकर चिंतित हैं। भारत की चिंताएं सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल रूप से हम ये चाहते हैं कि दुनिया में जंग खत्म हो। जो इस समय की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं वो है भूख से लड़ना, अशिक्षा से लड़ना, स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करना, बेरोजगारी से लड़ना, महंगाई से लड़ना, जमीन के लिए लड़ना। ये अंत में आता है अगर दुनिया इन सब चीजों को पहले विजय प्राप्त कर ले। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि हम इसकी पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको यह आश्वस्त करते हैं कि यह जल्द से जल्द खत्म होगा। यह पुतिन के द्वारा दिया गया एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोट किया जा रहा है। यानी कि इस युद्ध के खत्म होने के भी अब मायने निकाले जा रहे हैं। हम आपको वहां क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। भारत की तरफ से जो फर्टिलाइजर की मांग हमसे रखी गई है उसे हम पूरा करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आपकी मदद करते रहेंगे और वीजा फ्री टूरिज्म को भी हम बढ़ावा देने के ऊपर कोशिश करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं पुतिन जो है वो यहां पर पूरी तरह बोल रहे हैं कि आई नो अबाउट योर कंसर्न। ये निश्चित ही बहुत ज्यादा मायने रखता है। साथियों, यूक्रेन पर आपकी चिंताओं से वाकिफ हैं, हम चाहते हैं कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो। यह पुतिन के द्वारा मोदी जी के साथ बातचीत के अंदर कहा गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह हुई कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। अब चूंकि यह मीटिंग कल थी, ऐसी स्थिति में पुतिन साहब ने इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रशियन परंपराओं में कांग्रेचुलेशन बोलने की पहले मतलब वो नहीं है, परंपरा नहीं है कि मैं आपको एक दिन पहले कांग्रेचुलेशन बोलूं, यह हमारे यहां गलत माना जाता है। लेकिन मुझे मालूम है कि आपका जन्मदिन है, इसकी मैं आपको पहले से ही शुभकामनाएं देता हूं, ऑल द बेस्ट देता हूं, जन्मदिन की विशेष कल दूंगा। यानी एक प्रकार से यहां पर भी एक प्रकार का वार्म इन दोनों के बीच का अटैचमेंट देखा गया। इसके साथ साथ भारत ने जो भी बातें हुई इसके बारे में अपनी बातें पूरी तरह से मीडिया सेंटर पर जाहिर करी। फिर बारी आती है ईरान के साथ बातचीत की। भारत ने लेट नाइट ईरान के साथ बातचीत करी, इब्राहिम राइसी के साथ बातचीत हुई। और यहां पर बातचीत के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो समझ पा रहा हूं, निश्चित ही हम सब लोग मिलकर के तेल संबंधी बातों को ही सही से करने की चर्चा करे होंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को इस मीटिंग के अंदर क्या क्या कुछ रहा, किस प्रकार से भारत का स्टैंड रहा, वो सारी जानकारी पता चल गई होंगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर आपको प्राप्त हो जाएंगी। जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर भी मैं आपको ये पूरा कंटेंट शेयर कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। अनअकैडमी पर टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड बेस्ट यूपीएससी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसान किश्तों में। हाल ही में 15 सितंबर से नए बैचेस शुरू हुए हैं, बाइलिंगुअल बैचेस हैं, आप उनके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। इस संडे को एक फ्री टेस्ट रखा गया है जिसके अंदर से लगभग 33% क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए थे। उस तरह के टेस्ट में आप भी फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस रविवार सुबह 11 बजे आपके लिए कॉम्बैट टेस्ट रखा गया है। यूपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू की गई है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान यूज करते हैं तो आपको पर्सनल मेंटरशिप भी उपलब्ध कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल करके नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।